इंसानी कौम ने हर युग में अपने उत्थान के लिए हमेशा एक मसीहा के आने की आस की है, लेकिन उस मसीहा के साथ क्या कभी इंसानी कौम ने उचित न्याय किया है? चाहे मसीहा इंसान हो या भगवान हो, इतिहास गवाह है इस समाज ने ही कभी अपने मसीहा की धर्म पत्नी पर इल्जाम लगा उसे वनवास भिजवाया है, कभी सूली पर चढ़वाया है, तो कभी ताउम्र जेल में सड़ने को छोड़ाया है। सहरसा की सरजमीन का सरमौर आनंद मोहन, जिसने मैथिली को वो दर्जा दिलवाया इसे पाने को भोजपुरी और मगही न जाने कब से संघर्ष कर रही है। जी हाँ, मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना इनकी ही देन थी। लेकिन कितने मिथिलावासी इस बात को जानते हैं, सत्ता के हुक्मरानों के होश अपनी एक हुंकार से ठंडे कर देने वाले आनंद मोहन, जिनके लिए आवाज उठाया करते थे, क्या आज वो इनकी आवाज बन पाए हैं? सवाल यह है कि जिनके परिवार में स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन तक में कूदने का जज्बा रहा, क्या उसके लिए कभी समाज ने आभार प्रकट किया है? कि कभी किसी जमाने में राजपूतों के आन बान शान कहे जाने वाले उनके लाज के रक्षक आनंद मोहन आज एक राजनीतिक दुश्मनी का दंश झेलने के लिए पिछले 14 सालों से सहरसा जेल से भागलपुर, भागलपुर से बक्सर, बक्सर से फिर सहरसा, रोहतास जेल भटक रहे हैं, जिन्हें शायद आज उनके समाज के लोगों द्वारा भुला दिया गया, जिसके बाद उनकी सारी लड़ाई और कुर्बानी भी मानो जैसे पानी के बुलबुले की तरह एक झटके में खत्म हो गई हो, क्योंकि जिस पार्टी से लिए दुश्मनी का मोल उनको आज तक चुकाना पड़ रहा है, वही पार्टी से उनकी पत्नी का जुड़ जाना शायद खुद आनंद मोहन को भी नागवार गुजरा होगा, जैसा कि जनता को भी गुजर रहा है। आनंद मोहन, जिनकी बिहार पीपल्स पार्टी के धमक के आगे बड़े बड़े गठबंधन भी अपनी गठरी संभाल नहीं पाते थे, आज जेल की 4 दीवारी में वो धमक गुम हो चुकी है, क्योंकि समय का चक्का कब पलट जाए इसका आभास तो कर्ण जैसे महारथी भी नहीं कर पाते हैं। और इस चक्के के पलटने की कहानी शुरू होती है वैशाली के 2 किसानों की हत्या से। वैशाली में 2 किसानों को मारकर पेड़ पर लटका दिया जाता है, जिसका आरोप राजद के एक बड़े नेता पर आता है। जब यह दृश्य आनंद मोहन ने देखा तो उनका आक्रोश इतना बढ़ गया जिसका असर मानसून सत्र में नजर आया। उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, जिनसे जब सवाल किया गया तो जवाब उनके आक्रोश को और बढ़ाने वाला था, जिसका असर यह हुआ कि इतिहास में पहली बार भरे सदन में किसी मुख्यमंत्री पर कुर्सी चलाकर फेंका गया, जिसके जवाब में पूर्वी चंपारण के विधानसभा क्षेत्र केसरिया के तत्कालीन विधायक यमुना यादव जी ने आनंद मोहन की तरफ माइक फेंककर अपने सुप्रीमो के प्रति अपनी वफादारी जाहिर की, और वो माइक आनंद मोहन के आन पर जा लगा। और उसी वक्त उन्होंने अपनी पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी की तरफ से बिहार के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटन शुक्ला को केसरिया विधानसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। चौंकिएगा मत, ये वो दौर था जब बाहुबली और अंडरवर्ल्ड के लोग नेताओं की कठपुतली बन बूथ कैप्चरिंग, फिरौती और मर्डर जैसे वारदातों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन पर भी अब खादी का धुन सवार हो चुका था। खैर, यह तो फिर भी 1994 की बात था। प्रत्याशी तो आज भी एक से बढ़कर एक क्रिमिनल खड़े होते हैं बिहार में। अब बात दोनों पार्टी के आन पर आ गई थी, और ये आन बिना प्राण दान के मानता कहां है जनाब। कहते हैं गिद्धों और राजनेताओं में अधिक अंतर नहीं होता, बस गिद्ध लाश गिरने की फिराक में होते हैं और राजनेता लाश गिराने की। बिहार इस देश का वो अभागा राज्य है जिसने भले अनेक जातियों को अपने दामन में समेट रखा हो, पाल रखा हो, लेकिन राजनेताओं को सिवाय अपनी जाति के उत्थान के और कुछ नजर नहीं आता, जिसका खामियाजा यह होता है कि बिहार से गुजरने वाली गंगा भी इसके पाप धोने में असमर्थ रहती है। छोटन शुक्ला अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए अक्सर केसरिया से मुजफ्फरपुर आते जाते रहते। इसी बीच उन्होंने कई गरीबों की बेटियों की शादी करवाई, उनका इलाज करवाया और शिक्षा पर जोर देते हुए कई लोगों के मुफ्त शिक्षा का इंतजाम भी किया, जिससे कि पब्लिक में उनकी लोकप्रियता केसरिया विधानसभा में बढ़ने लगी। और यही लोकप्रियता राजद के गले की फांस और पेट का दर्द कर दी। वो इसे हजम नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए उस समय के सबसे चर्चित राजनेता ब्रिज बिहारी वैद्य बनकर आए और कूटनी शुरू की एक ऐसी जड़ी बूटी जिसने छोटन शुक्ला को ऐसी नींद में ढकेल दिया
जिसके साथ ही आनंद मोहन के जीवन की बर्बादी की पटकथा भी लिख दी गई। तो वो रात थी 3 दिसंबर 1994 की। छोटन शुक्ला चकिया में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल नागेंद्र सिंह के घर ठहरे, जो कि मधुबन से बिहार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए। छोटन शुक्ला अक्सर अपनी सफेद जिप्सी में चला करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने जिप्सी हेडमास्टर साहब के घर छोड़कर एक एम्बेसडर ले लिया, अपने गार्ड्स को भी छोड़ दिया और अपने विधानसभा के 4 ऐसे लोगों के साथ घर की तरफ बढ़ चले जिनका अपराध जगत से कोई वास्ता भी नहीं। तो लोकल पब्लिक थी। उनकी गाड़ी उनके घर से कुछ दूर पर ही होती है कि पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोग उनको रोकते हैं और इससे पहले कि उनकी समझ में कुछ आता, उन पर न जाने कितने AK-47 की मैगजीन खाली कर दी जाती है और 20 मिनट तक अंधाधुंध गोलियों की बौछार के बाद जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब उनके जीवित रहने की कोई गुंजाइश नहीं बची, तो वो वहां से चले जाएगा। और फिर आती है असली पुलिस, जिसने उन नकली पुलिस कर्मियों से भी अहम रोल अदा किया और 1 घंटे तक किसी को अस्पताल ले जाना तो दूर, उनकी बॉडी को छूने तक नहीं दिया। लोग चिल्लाते रहे, बिलखते रहे कि हो सकता है वो बचे हों, जिंदा हों, हॉस्पिटल ले जाने दें। लेकिन एसपी साहब नहीं थे ना, तो कैसे कुछ हो पाता बिना उनके ऑर्डर के। खैर, घंटे भर बाद एसपी साहब आए और बॉडी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनकी औपचारिक मृत्यु की घोषणा कर दी गई। और उधर ब्रिज बिहारी के घर पर शुरू हुआ जश्न का माहौल, जहां एक तरफ मुजफ्फरपुर खून के आंसू रो रहा था, वहीं दूसरी ओर ब्रिज बिहारी के यहां जाम छलकाए जा रहे, जिसने साफ कर दिया कि नकली वर्दी का इंतजाम किसने किया था। खैर, पुलिस के इस कृत्य से जनता का आक्रोश इस राज्य के बेरोजगारों की तरफ बढ़ चुका था, जिसका खामियाजा दूसरे दिन 4 दिसंबर 1994 को बिहार में देखा गया। इस खबर को सुनने के बाद अपने दोस्त की मृत्यु पर शोक प्रकट करने और आक्रोशित जनता को दिलासा देने आनंद मोहन भी मुजफ्फरपुर पहुंच गए। लेकिन भीड़ अपने गुस्से से पार नहीं पा रही। उस जन सैलाब का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी शव यात्रा नहीं देखने को मिली। एक तरफ आनंद मोहन गरज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शव यात्रा आगे बढ़ रही थी। इसी बीच गोपालगंज के नवनियुक्त डीएम जी कृष्णैया की गाड़ी का काफिला वहां से गुजर रहा था, जो शिकार बन बैठा जनता के आक्रोशित लपटों का, जिसे पिछली रात प्रशासन के कुकृत्य ने ही धमकाया था। जी कृष्णैया की दर्दनाक मौत हो जाती है और इल्जाम आता है भीड़ पर, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? आनंद मोहन। अब सवाल यह उठता है कि क्या जी कृष्णैया की गाड़ी को जलाने का आदेश आनंद मोहन ने दिया था? क्या भीड़ ने उनके लाइट, कैमरा, एक्शन बोलते ही आग लगा दिया था? क्या भीड़ आनंद मोहन को फंसाने के लिए उनसे बिना पूछे आग लगा बैठी थी? क्या आनंद मोहन चिल्लाते रह गए, रुक जाओ, और लोग नहीं रुके? इन सारे सवालों का जवाब तो वही दे सकता है जो आज के स्मार्टफोन को लेकर किसी टाइम मशीन के सहारे उस युग में गया हो और सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि बिना थर्ड अंपायर के तो हम आज तक रन आउट नहीं दे पाए। खैर, इस दुखद घटना के बाद आनंद मोहन सहित बहुत से लोगों पर कार्रवाई हुई जो भीड़ का हिस्सा थे। हालांकि बाद में भीड़ से पकड़े गए सभी लोगों को छोड़ दिया गया और असली कातिल बने आनंद मोहन, क्योंकि शायद वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं थी और अलग से पेट्रोल और माचिस लेकर आए, ये सोचकर कि इधर से डीएम निकलेंगे और मैं जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन ये हमें सोचने की जरूरत है कि कौन है जी कृष्णैया की मौत का जिम्मेदार। कहीं ये वो लोग तो नहीं जो नकली वर्दी में आए थे? कहीं ये वो लोग तो नहीं जो एक ऐसी परंपरा को ही बढ़ावा देते हैं जिसमें हमारा नेतृत्व वही करेगा जो बाहुबली, दबंग और ऐसे व्यक्तित्व का होगा जो बंदूक की नोक पर ही जिंदगी जीता और जीना सिखाता? या फिर जनता द्वारा चुने जाने पर खुद को तानाशाह समझने वाली ये सरकार जो प्रशासन को अपनी जाति दुश्मनी और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए मनमाने ढंग से प्रयोग करती है? या फिर आनंद मोहन? और अगर ये सब कोई नहीं, गुनहगार सिर्फ आनंद मोहन है, तो उन्हें उच्च न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुना तो दी। अब सवाल यह उठता है कि क्या उनकी सजा की अवधि समाप्त हो चुकी है?
क्या वो बाहर आएंगे या सरकार अभी भी उन्हें समाज के लिए खतरा मानती है? ये फैसला सरकार के हाथ में भी है और आपके हाथ में भी, क्योंकि अगर पप्पू यादव जी की सजा 14 वर्षों में समाप्त हो सकती है तो शायद इनकी भी हो सकती है, लेकिन वो तो सरकार और जनता की नीयत पर निर्भर करता है। आगे क्या होगा, आगे की कहानी क्या होगी, इसका निर्णय या तो सरकार करेगी या बिहार की जनता। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा होता है, तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।